So, a very good morning to all of you. Moving further on Indian economy, today we are going to take a very important topic, and that is tax structure in India. Fine. And I hope that this is going to be a very detailed and a very comprehensive session covering all aspects of tax structure, at least in India. Okay. In fact, I also hope that you all will have a very good concept over the tax structure and its you may say consequences, rather implications in basically Indian economy. Okay. In fact, I assure you all that we will take some very examples, basic examples, and we'll try to decode the various concepts. Okay. So to start with, why government impose tax? सबसे पहला सवाल तो यही दिमाग में आता है कि गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती ही क्यों है। अब बोलोगे सर गवर्नमेंट इकोनॉमी में आती कहां से है, तो आई होप यू ऑल हैव आइडिया ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। We will take a detailed session on circular flow of income in fact, okay, even फिर भी पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप प्रीवियस सेशंस अगर देखोगे तो हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, कह चुके हैं, हम लोग बात कर चुके हैं कि वन मैन्स एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज अनदर मैन्स इनकम। मतलब अगर आप इकोनॉमी में केवल हाउस होल्ड को मानते हो और फर्म को मानते हो, या फिर इसका एक दूसरा वर्जन आप लिख सकते हो कि या तो आप कंज्यूमर को मानते हो और एक प्रोड्यूसर को मानते हो, फाइन, तो बट ऑब्वियस है एक फ्लो ऑफ इनकम चलता रहता है। ओके, लाइक दिस। तो इसी को बेसिकली हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। इस पर एक डिटेल्ड सेशन हम लोग लेंगे, आज का एजेंडा ये नहीं है। ओके, अब इन दोनों के बीच में एक आ जाता है गवर्नमेंट, जो कहीं ना कहीं इधर से भी टैक्स वसूलता है और इधर से भी टैक्स वसूलता है। फाइन। अब बोलोगे टैक्स क्यों वसूलता है, तो हम लोगों को कोशिश करना होगा थोड़ा समझने का कि बेसिकली एटलीस्ट फॉर इंडिया व्हाट एग्जैक्टली डेमोक्रेसी मीन्स। ओके, एक बड़ा अच्छा ग्राफ होता है डेमोक्रेसी को समझने के लिए। अगर आप एक्स एक्सिस पर ले लेते हो पर्सनल फ्रीडम और वाई एक्सिस पे ले लेते हो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके, तो बट ऑब्वियस है आपकी इच्छा होगी, आई एम सॉरी, आपकी इच्छा होगी यहां पर लाई करने की। अब इसका अर्थ क्या है, इसको कोशिश करो आप समझने का। इसका अर्थ ये हुआ कि पर्सनल फ्रीडम भी बहुत ज़्यादा हो यहाँ पर, और गवर्नमेंट की जिम्मेवारी या जिम्मेदारी जिसको आप कहते हो वो भी बहुत ज़्यादा हो। फाइन। मतलब आप एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, हर एक आदमी की इच्छा होती है कि यहाँ पर लाई करे। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस बिजली सरकार दे, पानी सरकार दे, हेल्थ केयर सरकार दे, एजुकेशन सरकार दे, आई मीन टू से ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सरकार परफॉर्म करे इस ड्यूटी को, और आपकी फ्रीडम भी एट मैक्स हो। फाइन। लेकिन आई शुड अश्योर यू ऑल दैट दिस इज एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। या कह सकते हो आर्बिटरी, rather hypothetical। फाइन। तो होता क्या है, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि या तो आप इस पर्टिकुलर लोकेशन पर लाई करोगे, या आप इस पर्टिकुलर लोकेशन पर लाई करोगे, या इस पर लाई करोगे, या इस पर लाई करोगे। इसमें और भी सब सेक्शंस बनाया जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट फॉर टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी इट इज़ इनफ। ये वाले सेक्शन को कहते हैं मोनार्की।
आई होप आप समझ पा रहे होंगे। राजतंत्र जिसे कहा जाता है, गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बहुत अधिक होती है एक राजतंत्र में, मोनार्की में, लेकिन आपका पर्सनल फ्रीडम बहुत कम हो जाता है। ओके, यू हैव टू, आई मीन आपको उसी राह पर चलना होगा जिस राह पर, आई मीन टू से, आपका हेड ऑफ स्टेट कह रहा है आपको चलने को। खैर, ये वाला सेक्शन कहलाता है ऑटोक्रेसी। फाइन, ये सब कुछ पॉलिटिकल थॉट्स है, एजेंडा इसको समझना नहीं है, हम लोगों को समझना है कि दिस इज डेमोक्रेसी एंड हियर वी ऑल लाई, दिस इज डेमोक्रेसी। ओके, हाँ, यहाँ पर जब आपका पर्सनल फ्रीडम बहुत ज़्यादा हो जाए, ओके, और गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बहुत कम हो जाए, दैट इज़ एनार्की। ये बेसिकली एनार्की होता है। ओके, खैर, you may say Saudi Arabia is a very good example of monarchy. Okay, या आपका चाइना इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ऑटोक्रेसी, यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल एज इंडिया इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। और कह सकते हो आज अगर आई मीन मेना रीजन में अगर आप देखोगे, सीरिया वाला, सीरिया देखोगे या फिर ओमान देख लोगे, ओके सॉरी यमन देख लोगे, तो यू वुड फाइंड अ बिट ऑफ एनार्की एट दैट प्लेस। खैर, वो आज का एजेंडा नहीं है। आज का एजेंडा है इस बात को समझना कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट की जिम्मेवारी कुछ होती है। ओके, यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट ऑब्वियस है आपको कुछ फ्रीडम भी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ओके, अब आप कहोगे कि सारा गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर है तो फिर वेयर इज मार्केट। इकोनॉमी में तो हम लोग सीखे हैं कि एक मार्केट होता है। ओके, so let me make one thing very clear that there are numerous activities, okay, where market is unable to perform its duties. Okay, there are various, I mean various sectors कह सकते हो जहाँ पर मार्केट ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाता है, और एटलीस्ट फॉर इंडिया। अब इंडिया का बैकग्राउंड थोड़ा सा आप समझ लो। लो पर कैपिटा इनकम, ओके, बट ऑब्वियस है ह्यूज पॉपुलेशन एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट, आई मीन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें, 50% एंड प्लस इज प्राइमरी सेक्टर बेस्ड। हाँ, बट ऑब्वियस आई एम टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन, नॉट जीडीपी, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन। ओके, जीडीपी में तो इसका महज आज 15% के आसपास, 16% के आसपास प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। खैर, तो ऐसे देश में जहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत कम हो, लिटरेसी रेट बहुत हाई नहीं हो, आई मीन 50% से ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर बेस्ड हो, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो, देर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट हैव टू परफॉर्म वेरियस या फिर वेराइटी ऑफ टास्क्स विच मार्केट आर अनेबल टू परफॉर्म। ओके, तो यहाँ पर रोल गवर्नमेंट का थोड़ा बढ़ जाता है। सो वी कैन राइट दैट government have to perform various या variety of tasks, you may say, perform variety of tasks which markets are unable to perform. अब बट ऑब्वियस है, इसको आप इस बैकग्राउंड में समझोगे तभी ये चीज़ क्लियर हो पाएगा कि वाई इंडिया हैव अ सच कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर। ओके, ये आपको क्लियर हो पाएगा। खैर, अब बट ऑब्वियस है ना, यहाँ की टास्क हैज़ बीन प्रमोटिंग डेवलपमेंट टू ओवरकम पॉवर्टी। ओके, मतलब गवर्नमेंट का कह सकते हो टास्क क्या है, एज अ गवर्नमेंट की टास्क is to eliminate poverty,
ओके, या डिप्रीवेशन कह सकते हो, आई मीन जो पंक्ति में सबसे अंत में खड़ा है व्यक्ति, तो हमको उसके बारे में भी सोचना है। इनफैक्ट इसको एक और आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन के इस टर्म से भी कनेक्ट किया जा सकता है, सोशलिज्म। ओके, वी आर अ सोशलिस्ट कंट्री, हम लोग एक सामाजिक समाजवादी देश हैं। ओके, मतलब हमको एनी हाउ पंक्ति में जो सबसे अंत में व्यक्ति खड़ा है उसके बारे में भी सोच कर चलना है। दैट मीन्स गवर्नमेंट का तो आई मीन कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया। ओके, तो बहुत सारे ऐसे क्रूशियल एरियाज होंगे जहां पर मार्केट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा सॉल्यूशन। मतलब हम कह सकते हैं मार्केट doesn't provide solution to some crucial sectors। ओके, अब बोलोगे सर कैसा, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एजुकेशन, अगर आप मार्केट पर छोड़ दोगे तो आई डोंट थिंक कि एक गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा। फाइन, हेल्थ केयर और ये सब बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ें आप खुद से सोचकर, इनफैक्ट यू कैन जज द थिंग्स। यू में से सीवेज, यू में से वाटर सप्लाई, ओके, या यू में से एनर्जी, बट ऑब्वियस है एनर्जी का अर्थ हुआ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर आप मार्केट पर नहीं छोड़ सकते हो। ओके, मतलब गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारी सर्विसेज हैज़ टू प्रोवाइड, गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड। अब चलो यहाँ तक तो समझ में आता है। इसके अलावा आपके आई मीन एक नेशन की अगर हम लोग बात करें तो देयर आर नंबर ऑफ ड्यूटीज़ जो एक इंडिविजुअल कभी परफॉर्म कर ही नहीं सकता है। जैसे आप कह सकते हो, लेट मी टेक सम एग्जांपल ऑफ डिफेंस। ओके, मतलब ये बट ऑब्वियस है एक इंडिविजुअल के बस की बात नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज एंड एडिशन टू दोज या एडिशनली government has to provide many services which individual can't। ओके, which individual can't। अब इसमें आप एग्जांपल के तौर पर लिस्ट बहुत लंबा है, कुछ बेसिक चीज समझ लो आप। डिफेंस, पब्लिक सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशन, ये भी तो गवर्नमेंट का ही टास्क है। या इससे पहले जो हम लोग इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर सीरीज में देख रहे हैं, सप्लाई ऑफ मनी, या आप इसको करेंसी रेगुलेशन भी कह सकते हो। environment conservation, so there are lots and lots of duties which anyhow government has to perform। okay, अब ये सब के लिए कहीं ना कहीं you need finance। I hope आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि why government imposes tax। तो अब गवर्नमेंट को इतना काम करना है तो आखिर में ये काम करे कहां से? नो ऑप्शन अदर देन टैक्स। सो आई होप यू ऑल गॉट योर आंसर कि वाई गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स। फाइन, अब टैक्सेस आर द सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो ये सब के लिए कहीं ना कहीं रेवेन्यू चाहिए और रेवेन्यू के लिए टैक्स। ओके, खैर
मॉडर्न इकोनॉमिक्स में तो कुछ और कहा जाता है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में, और बहुत हद तक सही भी है। ओके, तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि टैक्स इज अ मोड ऑफ इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हाट मॉडर्न इकोनॉमिक्स सेज, टैक्स इज अ मोड ऑफ इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। बात वही है, कोशिश करेंगे इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने का। जैसे मान लो एक आदमी ए है और एक आदमी बी है, फाइन, और ए का इनकम है लेट अस सपोज 80,000 और बी का इनकम है 50,000, अज्यूम कर लेते हैं। तो आप जरा हमको बताओ कि इन दोनों के बीच में इनकम डिस्पैरिटी कितनी है। डिस्पैरिटी का अर्थ हुआ अंतर कितना है, तो यू वुड से इट इज समवॉट 30,000। नॉर्मल मैथमेटिक्स है, जस्ट टेक अ लुक, फाइन। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि एक एड वैलोरम टैक्स लगा हुआ है, मतलब वैल्यू पर। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि टैक्स कैलकुलेट करने का क्या क्या तरीका होता है। ओके, तो चलो अज्यूम कर लेते हैं, जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक एड वैलोरम टैक्स रेट है 30%। एड वैलोरम का मतलब हुआ जस्ट वैल्यू पर। ओके, अज्यूम कर लेते हैं कि एक इनकम टैक्स है 30%। अब जैसे ही आप 30% इनकम टैक्स दे दिए, फाइन, तो जरा देखो आप ए का अब इनकम क्या हो जाएगा। अब ए का इनकम आफ्टर टैक्स हम लोग बात कर रहे हैं, फाइन। ए का इनकम हो जाएगा 80,000 और उसमें अगर 30% हम माइनस कर दें, लेट अस सपोज 8 गुना 3 24, मतलब 24,000, ये टैक्स हो गया। और अगर हम लोग बी की बात करें तो ये 50,000 पहले उसका इनकम हुआ करता था, उसमें से 5 गुना 3 15, मतलब 15,000 हम माइनस कर दिए, फाइन। इट कम्स, दिस इज समवॉट 6000 एंड 56। ओके, और यहाँ पर आप देखोगे तो इट विल बी समवॉट 35। जस्ट टेक अ लुक। अब इनकम डिस्पैरिटी कितनी है? नाउ इनकम डिस्पैरिटी इज 21,000। जस्ट टेक अ लुक, फाइन। दैट मीन्स मॉडर्न इकोनॉमिक्स गलत नहीं है, वो कहता है कि टैक्स बेसिकली लिया इसलिए जाता है ताकि इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ओके, अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, ओके, इसको तो हम लोग आफ्टर दिस कंप्लीट सेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया यू ऑल विल बी एफिशिएंट इनफ टू जज द थिंग्स आउट। खैर, एक खास चीज यहाँ ये भी दिख रहा होगा जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, फाइन। कहीं ना कहीं 24,000 और 15,000, दैट मीन्स ये 39,000, दिस बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है, फाइन। अब गवर्नमेंट ने इस 39,000 रुपये को अपने पास टैक्स के रूप में लेट अस सपोज कंसोलिडेट किया, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि गवर्नमेंट विल यूज ऑन देमसेल्व्स। गवर्नमेंट बेसिकली, डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी का जो सबसे फेमस कह सकते हो स्टेटमेंट है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ओके, तो यहां पर अगर आप इस स्टेटमेंट को देखोगे, फॉर द पीपल, मतलब ये 39,000 भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव बैक। वो 39,000 भी सम वे और दी अदर यू आर रिसीविंग बैक। ओके, मतलब यू एक लाइन में कह सकते हो, पीपल पे फॉर द सर्विसेज दैट गवर्नमेंट प्रोवाइड।
एक बड़ा खूबसूरत टैक्स का डेफिनेशन हो सकता है, या वाई गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स का आंसर हो सकता है पीपल पे फॉर द सर्विसेज दैट गवर्नमेंट प्रोवाइड. ओके, just take a look on it. Fine. हम यहाँ पर गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल होगा, स्टेट लेवल होगा या फिर लोकल लेवल होगा, उस पर हम लोग आगे आएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेक अ लुक कि गवर्नमेंट क्यों टैक्स इम्पोज करता है. आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, जस्ट टेक अ लुक. फाइन. अब देखते हैं, ये तो समझ गए हम लोग कि टैक्स बेसिकली गवर्नमेंट क्यों इम्पोज करता है. नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टैक्स बेसिकली ब्रॉडली कितने तरह के होते हैं. ओके, और दोनों का क्या इम्प्लीकेशन होता है इकोनॉमी में. एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स. रादर यू मे से टैक्सेस. Okay, first of all we'll try to take the proper definition जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को डिफाइन करता है. ओके, बेसिकली व्हेन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट आर सेम, हम लोग कहते हैं कि इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स. ओके, और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में इसका उल्टा, व्हेन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट आर नॉट सेम. नथिंग टू वरी अबाउट, बहुत आसान सा कंसेप्ट है. ओके, अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ. ओके, यहाँ पर हम लोग दो शब्द को देख रहे हैं और यही दो शब्द बेसिकली आपके डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को डिफ्रेंशिएट करता है. एक है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दूसरा है पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट. अब एग्जाम्पल के तौर पर लेट अस सपोज एक इंडिविजुअल है, फाइन, और उसने कुछ इनकम अर्न किया मान लो, और सरकार कहती है कि हम इनकम अर्न करने पर एक इनकम टैक्स लेंगे. ओके, तो इनकम टैक्स बट ऑब्वियस है इसके इनकम पर लग रहा है, मतलब सरकार ने इंसिडेंस यहाँ पर किया, टैक्स इस पर लगाया. ओके, अब खास बात कि एक कोई भी इंडिविजुअल का इनकम टैक्स बट ऑब्वियस है यही आदमी पे करेगा, ये अपने इनकम टैक्स को किसी दूसरे पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है. मतलब इसका ये हुआ कि सरकार ने इनकम टैक्स इस पर लगाया और इसका प्रभाव भी इसी व्यक्ति पर पड़ा. आई होप नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये आदमी था और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट वो भी यही आदमी है. दैट मीन्स इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है. आप दूसरा एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो. लेट अस सपोज सरकार को बहुत इनकम आता है, बहुत पैसा आता है इस पर्टिकुलर डायरेक्ट टैक्स से, कॉरपोरेशन टैक्स. फाइन, जो कॉरपोरेट्स टैक्स देते हैं, कंपनीज जो टैक्स देती है जिसको कॉरपोरेशन टैक्स कहते हैं, निगम कर कहते हैं. ओके, अब लेट अस सपोज एक कॉरपोरेशन हम मान लेते हैं डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, एनटीपीसी, वॉट एवर एनी कॉरपोरेशन आप यहाँ पर मान सकते हो. सरकार ने उस पर इम्पोज किया टैक्स. ओके, किसी पर्टिकुलर कंपनी को भी आप एग्जांपल के तौर पर मान सकते हो कि सरकार ने उस पर इम्पोज किया. अब जो भी उस कंपनी का इनकम हो रहा है, बट ऑब्वियसली हम लोग प्रॉफिट की बात करेंगे कॉस्ट को माइनस करते हुए. ओके, तो अब उसका टैक्स वो किसी दूसरे पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है. इसका अर्थ ये हुआ कि डीवीसी का टैक्स एनटीपीसी नहीं भरेगा. ओके, एक पर्टिकुलर कंपनी ए का टैक्स कंपनी बी नहीं भरेगा, क्योंकि
जिम्मेवारी उसकी है। ओके, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये पर्टिकुलर कंपनी थी और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट भी यही कंपनी है। मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट दोनों अगर सेम हो तो हम लोग ये कहेंगे कि इस तरह का टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्या टैक्स को ट्रांसफर भी किया जा सकता है? ओके, खैर हम लोग जो इतना कॉम्प्रिहेंसिव सेशन आई मीन टू से टैक्स का ले रहे हैं या टैक्स का देख रहे हैं, उसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल है। रीज़न ये है कि आवर एजेंडा इज़ टू अंडरस्टैंड जीएसटी। फाइन, जीएसटी जब लॉन्च आई मीन शुरुआत किया गया था, आपको जीएसटी इम्पोज किया गया था भारत में, तो कहा गया था ये एक दूसरी स्वतंत्रता है। ओके, इट इज़ द सेकंड फ्रीडम। तो क्या आखिर में रीज़न है, व्हाट इज़ जीएसटी? ओके, उसका इम्प्लीकेशन क्या है, इम्पैक्ट क्या है इंडियन इकोनॉमी में, तो हम लोगों को उस बात को बेसिकली समझना है। और ये पूरा जो डिटेल्ड सेशन का फाइनल एजेंडा है वो यही है कि जीएसटी को अच्छे से समझ जाएं। लेकिन जीएसटी समझने के लिए पहले आपको टैक्स स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा और फ्रॉम वेरी हिस्ट्री हम लोगों को ये देखना होगा, आई मीन टू से पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, कि किस तरह से टैक्स का स्ट्रक्चर रहा है और किस तरीके से समय समय पर उसमें बदलाव किया गया और एक पूरा जीएसटी का बैकग्राउंड क्या रहा। ओके, तो उसी सिलसिले में हम लोग पहले कोशिश कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को समझने का। बट ऑब्वियस है जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और जब जीएसटी आई मीन इम्पोज किया गया था भारत में, ओके, उस वक्त इसने 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबस्यूम किया था। फाइन, 17 टैक्सेस वेर सबस्यूम्ड और ये सब के सब इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। ओके, आई मीन टू से जितने बड़े बड़े इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगर आप टैक्स के बारे में कुछ ब्रीफ नॉलेज रखते हो तो सेल्स टैक्स हो गया, वही वैट जिसको कहा जाता था, जो 2005-2004 के बाद वैट के नाम से जाना जाता था। तो सेल्स टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, सर्विस टैक्स हो गया। ओके, तो ये सब को सबस्यूम करके एक ब्रॉड टैक्स बनाया गया जीएसटी, एंड दैट इज व्हाट ऑब्वियस एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो हम लोग कोशिश करेंगे समझने का जीएसटी क्या है, और जीएसटी समझने के लिए ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा रहा है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब उसके पीछे रीज़न है, आप अगर न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो आई डोंट थिंक कि यू वुड नॉट फाइंड एनी आर्टिकल रिलेटेड विद जीएसटी। मतलब इंडियन इकोनॉमी की अगर आज कोई भी डिस्कशन में आप चले जाओ, यू वुड फाइंड जीएसटी। ओके, जीएसटी डेफिनेटली आपको उस डिस्कशन का हिस्सा मिलेगा। तो हमारा एजेंडा है उसी को क्लियर करना। खैर, तो ये तो हम लोग समझ गए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस इन विच पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट आर नॉट सेम। मतलब सरकार ने टैक्स इंपोज किया इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पर, इस पर्टिकुलर व्यक्ति पर, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर, इस पर्टिकुलर कंपनी पर, व्हाट्सोएवर। ओके, और इसने उसके इम्पैक्ट को ट्रांसफर कर दिया किसी और पर। इस बड़ा अच्छा एग्जांपल है, पहले एक इंटरटेनमेंट टैक्स हुआ करता था। दिस इज अ वेरी नाइस एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। एटलीस्ट इंटरटेनमेंट टैक्स हुआ करता था। फाइन, ये एंटरटेनमेंट टैक्स बेसिकली स्टेट इंपोज करती थी। हम लोग आएंगे उस पर कि टैक्स इंपोज करने का पावर किसके पास होता है, या फिर हम लोग कोशिश करेंगे समझने का कि फेडरल फाइनेंस इन इंडिया बेसिकली क्या है। ओके, कौन कौन टैक्स इंपोज करता है, कौन कलेक्ट करता है, कौन अप्रोप्रिएट करता है, वो सब हम लोग बात करेंगे। खैर 1992 के बाद तो 3 टियर गवर्नमेंट हो गया, जिसमें कि हम लोग देखते हैं यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। ओके, खैर तो स्टेट इंपोज करता था इंटरटेनमेंट टैक्स। लेट अस सपोज ये एक सिनेमा हॉल है, लेट अस सपोज एक मल्टीप्लेक्स है। ओके, अब गवर्नमेंट ने इस मल्टीप्लेक्स पर या इस सिनेमा हॉल पर एक टैक्स इंपोज किया जिसको कहते हैं इंटरटेनमेंट टैक्स। ओके, बट ऑब्वियस है सरकार ये कह रही है कि साहब आप इंटरटेनमेंट दे रहे हो तो हमको टैक्स दो। ओके, कल थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे कि गवर्नमेंट का बेसिक एजेंडा होता है टैक्स लेना। अब क्यों टैक्स लेना? क्योंकि दुनिया भर की सर्विसेज उसको परफॉर्म करनी है, दुनिया भर की ड्यूटीज उसको परफॉर्म करनी है, तो इंटरटेनमेंट टैक्स इस पर इम्पोज किया। फाइन, इसने अपने टिकट में
जो ये टिकट सेल करेगा इंडिविजुअल को। ओके, लेट अस सपोज टिकट का प्राइस था 100 रुपया, नीचे लिख दिया इंटरटेनमेंट टैक्स व्हाट्सएवर, जो भी प्रतिशत, जो भी रेट है, लेट अस सपोज 15%, और टिकट का मूल्य हो गया 115 रुपया। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि इंटरटेनमेंट टैक्स इम्पोज इस पर्टिकुलर सिनेमा हॉल पर किया गया था, लेकिन इसका प्रभाव इस इंडिविजुअल पर पड़ा। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, जैसे आप मान लो कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने जाते हो, लेट अस सपोज कोई गुड्स खरीदने जाते हो, फाइन, कुछ भी आप मान सकते हो, एक लग्जरी गुड मान लेते हैं, एक कहते हैं कार खरीदने गए आप, ओके, लग्जरी कार खरीदने गए और उस पर सरकार ने रेट रखा है 28% का टैक्स। तो सरकार ने कहा कि आप ये वस्तु बेच रहे हो, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को कहा, जो उसका मालिक है उसको कहा कि आप ये वस्तु बेच रहे हो तो हमको सेल्स टैक्स दो। ओके, अब इसने क्या किया, उस गाड़ी की कीमत में ये सेल्स टैक्स जोड़ दिया। फाइन, ठीक है, आज सेल टैक्स नहीं है, आज इंटरटेनमेंट टैक्स नहीं है, आज सब कुछ जीएसटी है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं बैकग्राउंड से समझने का। ओके, अब उस कार का कीमत ये 28% जोड़ने के बाद हुआ, मतलब कहीं ना कहीं टैक्स इम्पोज इन पर किया गया था, लेकिन इसका प्रभाव इंडिविजुअल पर पड़ा। मतलब निश्चित तौर पे इनडायरेक्ट टैक्सेस में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट आर नॉट सेम। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि जीएसटी आई मीन जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ओके, वो बेसिकली क्या है, तो वो निश्चित तौर पे इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसमें प्रभाव हमेशा इंडिविजुअल पर होता है। खैर, और देखते हैं और क्या हम लोग किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बेसिकली आपके डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस को। देयर आर नंबर ऑफ आई मीन पॉइंट्स जिसके माध्यम से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि जैसे ही इनकम आपने अर्न कर दिया, मतलब यू कैन राइट एज सून एज income is earned, okay, direct taxes becomes due। मतलब आज आपने इनकम जनरेट किया, लेट अस सपोज 100 रुपीज़ आपने इनकम जनरेट किया। द मोमेंट आप इनकम जनरेट किया, आपका वो इनकम टैक्स ड्यू हो गया। ओके, मतलब जो भी डायरेक्ट टैक्सेस है वो ड्यू हो गया। ओके, लेकिन यहाँ पर केस डिफरेंट है। यहाँ पर आप अगर इनकम जनरेट भी किए तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ड्यू नहीं होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस तभी ड्यू होता है जब आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज अवेल करो। ओके, अब आप कोई लग्जरी कार खरीदने जाओगे ही नहीं, आप इंटरटेनमेंट करने के लिए मूवी देखने जाओगे ही नहीं, ओके, आप कोई वस्तु खरीदोगे ही नहीं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कहीं आप पे इम्पोज होने वाला नहीं है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होता है वो आपके इनकम पर डायरेक्टली, बट ऑब्वियस है इनकम पर तो कनेक्टेड है ही, अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज अवेल कर रहे हो तब। until and unless you are not availing goods and services, until and unless you are not buying any goods or not taking any services, indirect taxes are not due। indirect taxes आपके ऊपर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। ओके, मतलब निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि whenever goods and services are purchased, ओके, तभी आप इनडायरेक्ट टैक्सेस के दायरे में आते हो। मतलब यू कैन postpone indirect taxes या due of indirect taxes by simply not purchasing goods and services। That means यहाँ पर आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हो, इनकम आपके पास आया, दैट्स ऑल, आप डायरेक्ट टैक्स देने के लिए लायबल हो गए। लेकिन यहाँ पर यू मे पोस्टपोन, ओके, बाय नॉट परचेजिंग एनी गुड्स, या इसमें हम लोग सर्विसेज को भी इंक्लूड कर दें। ओके, मतलब आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा कि डायरेक्ट टैक्सेस अनअवॉइडेबल है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस अवॉइडेबल है।
अब इसका एक दूसरा डिस्कशन निकल कर आ सकता है कि कोई गुड्स एंड सर्विसेज बिना अवेल किए हाउ कैन वन कैन सर्वाइव। खैर उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। मतलब ये अनअवॉइडेबल हो गया और ये अवॉइडेबल है। अब इसको इस एंगल से आप देखोगे तो शायद ज़्यादा क्लियर होगा। 5 स्टार होटल में रहने पे 28% टैक्स लगता है, लेट अस सपोज। ओके, मत रहो आप 5 स्टार होटल में, आप टैक्स नहीं दोगे। ओके, एक मर्सिडीज बेंज खरीदने में लेट अस सपोज 30% टैक्स लगता है, एक एग्जांपल के तौर पर। मत खरीदो आप मर्सिडीज बेंज, नहीं टैक्स दोगे आप। लेकिन आप अगर इनकम जनरेट कर लिए तो आप तो अब इनकम टैक्स के दायरे में आ गए। कोई कंपनी अगर कुछ प्रॉफिट कमा लिया तो वो तो कॉरपोरेशन टैक्स के दायरे में आ गया। कोई किसी ने एक वेल्थ जनरेट कर लिया तो वो तो वेल्थ टैक्स के दायरे में आ गया। किसी ने कोई गिफ्ट ले लिया तो वो तो गिफ्ट टैक्स के दायरे में आ गया। ये हम कुछ एग्जांपल बता रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेस का, जो पहले आपके इंडिया में हुआ करता था। धीरे धीरे वो सब कह सकते हो आइदर एबॉलिश हो गया या फिर उसका नेचर पूरी तरह से बदल गया। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि पहले फ्रॉम वेरी हिस्ट्री ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस कितने प्रकार के डायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे और कितने प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, और क्या आखिर में रीज़न बना कि वी हैड टू स्विच ओवर GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। खैर, तो ये तो एक डिफरेंस आपको दिख रहा है, और इसमें कुछ और भी अंतर हम लोग निकाल सकते हैं, और भी कुछ डिफरेंस यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे जरा सोच कर आप बताओ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। हम लोग यहाँ 3 डिफरेंस तो देख चुके हैं। एक है कि आप पोस्टपोन कर सकते हो, यहाँ पर तो आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हो। ये अनअवॉइडेबल है, आपको देना ही होगा इनकम टैक्स। यहाँ पर अवॉइडेबल है। हम बात कर रहे हैं मतलब एक जनरल मेंटालिटी की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर डिडक्शंस को इग्नोर करके चल रहे हैं। उस पर हम लोग आएंगे कि जैसे भारत में आज 5 लाख तक आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। ओके, तो वो उस पर हम लोग कभी और थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। खैर, जरा कॉमन सेंस लगाकर आप बताओ कि क्या कॉस्ट डायरेक्ट टैक्स से प्रभावित होगा। जैसे हमने आपको बतलाया कि आपका इनकम 100 रुपये है तो आपको इतना प्रतिशत टैक्स देना है। हमने आपको बताया एक पर्टिकुलर वस्तु खरीदोगे तो आपको इतना प्रतिशत टैक्स देना है। ओके, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर कॉस्ट अफेक्टेड नहीं होता है। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स आर नॉट अफेक्टेड। यहां पर बट ऑब्वियस है ना, आप सिनेमा हॉल गए थे 100 रुपये का टिकट लेकर, 100 रुपये का टिकट लेने को, फाइन, मूवी देखने को। ओके, उसमें सरकार ने टैक्स लगा दिया 15 रुपये लेटर सपोज, तो अब तो उसका कीमत 15 रुपये हो गया। मतलब वही टिकट जो 100 रुपये का हो सकता था उसका कीमत अब 115 हो गया, और वो 15 रुपये का डिफरेंस बस और बस इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से आया। मतलब यहाँ पर हम ये क्लियरली कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स आर अफेक्टेड। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स आर अफेक्टेड में भी टैक्सेस जब भी लगता है तो कॉस्ट बढ़ता है। ओके, अब जब हम लोग इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन का कंसेप्ट देखेंगे तो वहां पर एक टर्म होता है स्टैग इन्फ्लेशन। आई वुड लाइक टू शेयर दिस विथ यू ऑल। स्टैग फ्लेशनरी। ओके, बेसिकली स्टैग इन्फ्लेशन, स्टैगनेट एंड इन्फ्लेशन, ये 2 शब्द को मिलाकर बनाया गया है। आप इंग्लिश को पकड़ सकते हो। स्टैगनेंट मतलब आउटपुट में किसी तरह की वृद्धि नहीं हो रही है, इन्फ्लेशन मतलब दाम बढ़ रहा है। तो क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक सिनेमा हॉल में अगर मान लो 100 सीट्स है तो 100 टिकट से निकल कर आएगा, फाइन, मतलब आउटपुट ये 100 ही दे सकता है। कल तक इसका कीमत 100 रुपये टिकट का था, सरकार ने एक इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज कर दिया, अब इसका कीमत क्या हो गया, 115 रुपये। तो जरा बताओ, कीमत बढ़ा, क्या आउटपुट भी बढ़ा? आप बोलोगे नहीं, मतलब स्टैग्नेंट है और इन्फ्लेशनरी नेचर का है, क्योंकि दाम तो बढ़ रहा है। मतलब इसलिए कहा जाता है कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे ऑल आर स्टैगफ्लेशनरी
in nature. फाइन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीएस प्रो क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में आ चुका है। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो दाम तो बढ़ा देते हैं लेकिन आउटपुट को नहीं बढ़ाते हैं, और जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है जब आउटपुट नहीं बढ़े और दाम बढ़ जाए तो वो शब्द को तोड़कर देखो, स्टैग्नेंट प्लस इन्फ्लेशनरी मतलब स्टैगफ्लेशनरी। ओके, जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। फाइन, नाउ देर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। आप अगर शुरुआत से देखोगे तो देर वेर नंबर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जैसे पर्सनल इनकम टैक्स, ओके, जैसे कॉरपोरेशन टैक्स, जैसे वेल्थ टैक्स, जैसे गिफ्ट टैक्स। ओके, नंबर ऑफ एग्जांपल्स बन सकता है, ये सब डायरेक्ट टैक्सेस हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो लगता है। एक्साइज ड्यूटी बेसिकली प्रोडक्शन पर लगता है, जिसको हम लोग उत्पाद शुल्क कहते हैं, मतलब आपने उत्पादन किया तो सरकार को टैक्स दो। कस्टम ड्यूटी वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी जिसको हम लोग कहते हैं। फाइन, सेल्स टैक्स जो बाद में जिसका नाम वैट हो गया। ओके, इंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय जिसको चुंगी कहते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट लगाया करती थी। खैर ये सब अब सबस्यूम हो चुका है, ये सब मतलब कस्टम ड्यूटी नहीं। ओके, अपार्ट फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स। फाइन, 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन हो गया, इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन हो गया, तो ये देखा गया कि सर्विस सेक्टर बहुत तेज़ी से इमर्ज करने लगा, आई मीन टू से जीडीपी में। और उससे पहले सर्विस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। तो सरकार को ये समझ में आया कि अब 100 रुपये में लेट अस सपोज, अगर हम लोग इस पर एक डेडिकेटेड लेक्चर लिए हैं, आप सेशन देख लेना सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में, तो हर एक सेक्टर का अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे आज प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 15 से 18% का है। ओके, आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का 20% और टू 25% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन सर्विस सेक्टर का इनॉर्मस कंट्रीब्यूशन है, 60% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। तो अगर आपका, अब इसको सरल भाषा में समझो कि 100 रुपये जो सरकार अर्न कर रही है, या 100 रुपये जो भारत में कह सकते हो प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, मॉनिटरी टर्म्स में, उसमें 60 रुपया सर्विस सेक्टर से आ रहा है, 20 से 25 रुपया सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा है, और 15 से 20 रुपया प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है। अब अगर उस 60% को टैक्स के नेट में नहीं रखते तो एक बहुत बड़ा लॉस था। इसीलिए आप देखोगे सर्विस टैक्स को इम्पोज कर दिया गया, और आज जीएसटी का जो एस होता है दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब उसके पीछे रीज़न यही है कि सर्विस सेक्टर इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट सेक्टर इन आवर आई मीन कंट्री। हमारे जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। तो ये सब मैक्सिमम आई मीन जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, आई मीन जो एग्जिस्ट कर रहे थे 2016-17 से पहले, ओके, उसमें 17 को तो सबस्यूम कर लिया जीएसटी ने, और उसके बाद बहुत का तो नेचर आई मीन बदल चुका है। खैर उस पर हम लोग आएंगे, बेसिकली एजेंडा ही इस पूरे सेशन का इसी चीज़ को समझना है। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट, एंड आई थिंक कि you all have idea of direct taxes and indirect taxes। खैर भारत का केस बड़ा डिफरेंट है। भारत के केस में डायरेक्ट टैक्सेस, ओके, आई मीन कलेक्शन फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस आर वेरी लेस। ओके, अब उसके पीछे रीज़न है, जैसे आप इनकम टैक्स को ही ले लो, तो आज आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर ऑन 23 सितंबर 2020। ओके,
तो आज पर्सनल इनकम टैक्स का अगर आप स्लैब देखोगे तो मोर और लेस 5 लाख तक तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना है। उसमें भी अगर आप देर आर नंबर ऑफ डिडक्शंस, छूट मिलती है, तो अगर सब छूट को आप अवेल कर लेते हो तो मान सकते हो कि 7-7.5 लाख, 6 से 7 लाख तक आप टैक्स टैक्स नेट में नहीं आते हो अगर आपका इनकम 6 से 7 लाख है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत का पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। ओके, मतलब पर कैपिटा इनकम से अगर इसको कंपेयर करोगे, पर कैपिटा इनकम लाख, 1.25 लाख रुपया, ओके, तो उससे अगर आप कंपेयर करोगे, मतलब हम एक एवरेज बता रहे हैं, तो ये 5 टाइम्स हो गया। मतलब इनकम टैक्स का दायरा आपके पर कैपिटा इनकम से 5 टाइम्स ज्यादा, तब जाकर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हो। ओके, उस नेट में आते हो। दैट मीन्स इनकम टैक्स के नेट में बहुत कम लोग हैं, बट ऑब्वियस है आपका तो पर कैपिटा इनकम ही बता रहा है। ओके, खैर, अब उसके पीछे दुनिया भर का रीज़न है, जिसमें एक बहुत बड़ा रीज़न है कि एग्रीकल्चर इनकम को कंसिडर नहीं किया जाता है। वो स्टेट उसको उस पर टैक्स लगा सकती है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन सेंटर इस टैक्स को इम्पोज नहीं करता है, मतलब एग्रीकल्चर इनकम को कंसिडर नहीं किया जाता है। अब उसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। एग्रीकल्चर इनकम को उस पर इनकम टैक्स लेना, इट इज़ वेरी टफ। तो हम लोग जब देखेंगे, अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग देखेंगे कि एक अच्छे टैक्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। ओके, तो उसमें शायद आपको ये क्लियर हो पाए कि एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स लगाना क्यों टफ है सरकार के लिए। खैर, कहने की बात यह है कि भारत में कलेक्शन डायरेक्ट टैक्स का बहुत कम है। ओके, मतलब अगर परसेंटेज ऑफ जीडीपी हम लोग बात करें तो इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन इंडिया। collection as a percentage of GDP is one of the lowest in the world. भारत में कम तो है ही, पूरे दुनिया से अगर कंपेयर करें तो ये वन ऑफ द लोएस्ट है। ओके, अब उसके पीछे हमने आपको ये रीज़न बताया कि पर कैपिटा इनकम से 5 टाइम्स ज़्यादा, मतलब आपका इनकम टैक्स का स्लैब शुरू होता है, मतलब आपके टैक्स नेट में लोग ही बहुत कम हैं। अब इसको आप कनेक्ट करने का कोशिश करना। दैट मीन्स थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे, गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो चाहिए, यू कैन नॉट अवॉइड दिस। अब गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो वो गवर्नमेंट कहलाएगी कैसे? ओके, क्योंकि वो कोई गुड्स, कोई सर्विसेज, कोई ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाएगी, तो वो गवर्नमेंट का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अब वो गवर्नमेंट इधर से ज़्यादा पैसा नहीं कलेक्ट कर पा रहा है, उसके पीछे एन नंबर ऑफ रीज़न है जिस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। दैट मीन्स सारा का सारा पैसा अब किधर से आएगा? तो आंसर इज़ वेरी क्लियर, इनडायरेक्ट टैक्सेस से आएगा। ओके, मतलब भारत के केस में अपने बजट के डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए, ओके, अपने फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए भारत सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोज करती है इनडायरेक्ट टैक्सेस एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, तो जो पिछले 10 मिनट से हम लोग कोशिश कर रहे हैं डिफरेंस समझने का, वो ये कि क्यों जीएसटी आपके इकोनॉमी के हर एक डिस्कशन में आ जाता है। आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा कि डायरेक्ट टैक्सेस से बहुत ज़्यादा अर्निंग भारत सरकार को नहीं है। भारत सरकार को अर्निंग जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा है। ओके, और देर आर नंबर ऑफ टैक्सेस जो इनडायरेक्ट टैक्सेस इंपोज करती है ताकि वो फिस्कल कंसोलिडेशन हो पाए। Okay, I hope it is very clear to all of you. Just take a look. Fine. तो हम लोग ये तो समझ गए कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बीच का डिफरेंस क्या होता है। नाउ, बेस्ड ऑन रेट्स देर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। Now this is again very conceptual, needs high level of understanding. एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्स, और एक होता है रिग्रेसिव टैक्स। शब्द खुद बता रहा है,
कि बेसिकली टैक्स का नेचर क्या होगा। हम बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन रेट्स। इससे पहले जो हम लोग क्लासिफिकेशन देखे थे टैक्स का, वो दैट वाज बेस्ड ऑन इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस। ओके, अब हम लोग बात करेंगे बेस्ड ऑन रेट्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्स का अर्थ ये हुआ कि व्हेन रेट ऑफ टैक्स राइजेस एज इनकम राइजेस, व्हेन रेट ऑफ टैक्स rises as income rises, fine, rate of tax remains constant irrespective of a change in income. I hope it is very clear. मतलब यहाँ पर बात हो रही है कि इनकम बढ़ेगा तो टैक्स का रेट बढ़ जाएगा, तो प्रोग्रेसिव ग्राफ ऊपर जा रहा है। प्रोपोर्शनल, इनकम बढ़े या इनकम कमे, टैक्स की दर वही रहने वाली है। तो बट ऑब्वियस रिग्रेसिव नीचे जा रहा है। मतलब आई कैन राइट व्हेन रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेस व्हेन इनकम इंक्रीजेस। बट ऑब्वियस एकदम उल्टा है, या व्हेन की जगह हम लोग एज लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। व्हेन रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस। एग्जाम्पल से समझते हैं, कोशिश करते हैं इसको एग्जाम्पल से समझने का। जैसे मान लो आपका इनकम है 5 लाख रुपया, 5 lakhs। ओके, लेट अस सपोज इनकम ऑफ ए और इनकम ऑफ बी लेट अस सपोज 50 lakhs। यहां पर भी यही एग्जांपल लेते हैं। इनकम ऑफ ए 5 lakhs, इनकम ऑफ बी 50 lakhs। आई होप आप समझ चुके हो। एंड सिमिलरली इनकम ऑफ ए 5 lakhs and income of B is 50 lakhs। अब सारा का सारा खेल तो होने वाला है रेट्स पर। ओके, जो 5 लाख कमा रहा है उसके लिए सरकार कहती है कि ठीक है आप साहब 5% टैक्स दो, और जो 50 लाख कमा रहा है उसको सरकार कहती है आप 30% टैक्स दो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है टैक्स की दर बढ़ती जा रही है, तो ये कहलाएगा प्रोग्रेसिव टैक्स। यहाँ पर आप 5 लाख कमा रहे हो, 5% टैक्स दो, या चलो इसको थोड़ा हम लोग फ्लैट कर देते हैं, 10% टैक्स दो। और 50 लाख कमा रहे हो तो भी 10% टैक्स दो। मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन इनकम, आप कम कमाओ या अधिक कमाओ, फाइन, टैक्स तो आपको 10% ही देना है, तो वो कहलाता है प्रोपोर्शनल टैक्स। अब यहाँ पर इनकम को ही केवल कंसिडर नहीं करो, हम लोग प्राइस को भी कंसिडर कर सकते हैं। ये इनकम को आप प्राइस से भी समझ सकते हो। मतलब 5 लाख अगर कीमत रहता 5% टैक्स लगता, 50 लाख कीमत रहता और 30% टैक्स लगता, तो मतलब वो टैक्स का नेचर प्रोग्रेसिव कहलाता। ओके, यहाँ पर सिचुएशन है कि जब आप 5 लाख कमा रहे हो तो आप 5% टैक्स दे रहे हो, लेकिन आप 50 लाख कमा रहे हो तो आप 3% टैक्स दे रहे हो। ओके, मतलब ज़्यादा कमाओ और कम टैक्स दो। यहाँ पर कम कमाओ कम टैक्स, ज़्यादा कमाओ ज़्यादा टैक्स। यहाँ पर कम कमाओ ज़्यादा टैक्स, ज़्यादा कमाओ कम टैक्स। यहाँ पर कम कमाओ या ज़्यादा कमाओ, टैक्स तो बराबर देना है। तो ये 3 तरह का टैक्स का नेचर होता है। फिर से कह रहे हैं, इसको केवल इनकम से कनेक्ट नहीं करना है। टैक्स अगर डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, हर एक टैक्स का अपना एक नेचर होता है कि ये देखा जाता है कि वस्तु या फिर इनकम अगर ऊपर जा रहा है, ओके, और उसका टैक्स का दर नीचे जा रहा है, तो वो रिग्रेसिव होगा। वस्तु का कीमत या इनकम ऊपर जा रहा है और टैक्स का दर वो भी ऊपर जा रहा है, तो वो प्रोग्रेसिव होगा। वस्तु का कीमत या इनकम ऊपर जाए या नीचे आए, टैक्स का दर अगर सेम रहे तो वो प्रोपोर्शनल होगा। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। ओके, तो ये बेसिकली हो गया आपका टैक्स का नेचर।
based on rates. Fine. Just take a look on it. फाइन. तो हम लोग ये तो देख लिए कि डायरेक्ट टैक्सेस का नेचर कैसा होता है. आई मीन टू से अगर ब्लैक इकोनॉमी को काउंट नहीं करे तो वो प्रोग्रेसिव है, और ब्लैक इकोनॉमी को अगर काउंट करे तो वो कुछ हद तक रिग्रेसिव दिखता है. अब हम लोगों का अगला एजेंडा होना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को थोड़ा समझना. ओके, तो वी कैन हैव मल्टीपल डिस्कशंस. वी कैन हैव मल्टीपल डिस्कशंस ऑन द प्रोग्रेसिविटी और रिग्रेसिविटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. जैसे अगर हम लोग बात करें कि बेसिक गुड्स, बेसिक गुड्स पे आज की अगर बात करें हम लोग तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड है. फाइन. जो नेसेसरी गुड्स है उस पर जीएसटी का एग्जेम्पशन मिला हुआ है. आप थोड़ी देर के बाद हम लोग जीएसटी पे पहुंचेंगे. वी हैव मल्टीपल रेट्स, 0%, 5%, 18%, 12%, 28%. तो ये जो टैक्स का रेट आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है जीएसटी के केस में, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में, तो वो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गुड्स. तो बेसिक गुड्स पर लेट अस सपोज 5% टैक्स लग रहा है, या एग्जांपल के तौर पर एक कोई हम चीप वैरायटी ऑफ क्लोथ ले लेते हैं. ओके, तो इस पर 5% टैक्स लग रहा है या 0% टैक्स लग रहा है, लेट अस सपोज. और अगर हम फाइनर क्वालिटी ले लें ऑफ क्लोथ, लेट अस सपोज, इस पर 18% टैक्स ले रहा है. अज्यूम कर लेते हैं. ओके, या हम लग्जरी गुड्स ले लें, इस पर 28% टैक्स लग रहा है. तो इस तरह से आपको नेचर दिख रहा है बढ़ता हुआ. मतलब बट ऑब्वियस है, फूड आइटम्स पे 0% टैक्स होता है. ओके, लेकिन प्रोसेस्ड फूड आइटम्स पर कुछ टैक्स होता है. लेट अस सपोज 5%. ये वैरी करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की पॉलिसी अभी क्या है. इसमें नंबर ऑफ टाइम्स चेंजेस आया है जीएसटी इम्पोज होने के बाद भी. तो हम लोग अभी जीएसटी की बात नहीं कर रहे हैं, सो नथिंग टू वरी अबाउट, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है. हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर इस डिस्कशन से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बेसिक गुड्स में कम टैक्स लगता है और लग्जरी गुड्स में ज़्यादा टैक्स लगता है, केवल हम लोग ये दो एस्पेक्ट को लेकर ही चले, तो हमको यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स का भी नेचर जो है वो प्रोग्रेसिव है. ओके, आप बोलोगे कैसे? क्योंकि पुअर कंज्यूम्स बेसिक गुड्स, ओके, और रिच कंज्यूम्स लेट अस सपोज लग्जरी गुड्स. अब बट ऑब्वियस है ना, 5 स्टार होटल में तो एक रिच रहेगा. ओके, कह सकते हो ज्वेलरी, डायमंड्स, ओके, डायमंड स्टडेड पेन, तो ये कौन यूज़ करेगा? बट ऑब्वियस है रिच कंज्यूम करेगा उसको. तो रिच के लिए ज़्यादा टैक्स और पुअर के लिए कम टैक्स. तो बड़ा क्लियर वर्जन यहाँ पर दिखता है कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्स भी क्या है, प्रोग्रेसिव है. मतलब जो होना चाहिए, जो इनफैक्ट थोड़ी देर पहले भी हम लोग बात किए थे कि सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए. ओके, इस प्रिंसिपल को फॉलो करता हुआ हमको दिख रहा है, और इनडायरेक्ट टैक्स का भी नेचर भारत में प्रोग्रेसिव दिखता है. लेकिन फिर जब हम लोग एक दूसरे डिस्कशन पर आते हैं या इसको दूसरे एंगल से देखते हैं, तो शायद अब आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा. ओके, एग्जाम्पल के तौर पर अ वेरी नाइस एग्जाम्पल, लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट. ठीक है,
और इस पर 10% का टैक्स है। अज्यूम कर लेते हैं इस पर 10% का टैक्स है और चलो इसका कीमत भी रख लेते हैं, कहते हैं इसका कीमत है 10 रुपये पर केजी। ओके, अब आते हैं एक रिच पर और एक पुअर पर। ओके, देर आर नंबर ऑफ बेसिक गुड्स, ओके, जिसमें रिच और पुअर कंज्यूम बराबर करता है। ऐसा नहीं है कि रिच आई मीन टू से अगर 100 टाइम्स ज़्यादा एक पुअर से कमा रहा है, एक आर्बिटरी एग्जांपल है ये, हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं कि रिच का इनकम जो है वो 100 टाइम्स एज ऑफ पुअर है। ओके, कुछ भी पुअर का कुछ भी इनकम है तो लेट अस सपोज कि 100 टाइम्स इनकम रिच का ज़्यादा है। तो इसका ये अर्थ नहीं होगा कि अगर पुअर कंज्यूम कर रहा है 1 किलो, ओके, अगर पुअर कंज्यूम कर रहा है 1 किलो तो ये 100 किलो नमक कंज्यूम करने लगेगा। ओके, दैट मीन्स अब इस चीज़ को समझना थोड़ा ज़रूरी है कि बट ऑब्वियस है कि आपका रिच भी 1 किलो और पुअर भी 1 किलो ही कंज्यूम करेगा। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं 100 टाइम्स इनकम ज़्यादा है, 100 टाइम्स हम ये बात कर रहे हैं इनकम की, ओके, लेकिन कंज्यूम ये भी 1 ही किलो करेगा। ओके, जब आप इस एंगल से इस टैक्स को देखोगे, फाइन, मतलब आपको यहाँ पर ये रिग्रेसिव दिख रहा होगा। जस्ट टेक अ लुक, नीड्स अ हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा आपको इस चीज़ को समझने का कि अगर दोनों कंज्यूम कर रहा है 1 किलो ही, ओके, और एक रिच का इनकम 100 टाइम्स एज ऑफ पुअर है, ओके, मतलब ये भी 1 रुपया ही टैक्स दे रहा है, ओके, और ये भी 1 रुपया ही टैक्स दे रहा है नमक पर। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर ये 100 रुपया कमा रहा है, 1 रुपया टैक्स दे रहा है, और इसे 100 गुना ज़्यादा ये कमा रहा है, मतलब ये 10,000 रुपया कमा रहा है और 1 रुपया टैक्स दे रहा है। अब आपको फ़र्क दिख रहा होगा। ओके, 100 रुपया कमा रहा है, 1 रुपया टैक्स दे रहा है, 10,000 कमा रहा है, 1 रुपया टैक्स दे रहा है, परसेंटेज निकाल लोगे तो इट विल बी 0.01%। ओके, एज कंपेयर्ड, मतलब रिच कम टैक्स दे रहा है और पुअर ज़्यादा टैक्स दे रहा है। मतलब इस डिस्कशन पर जब हम लोग आते हैं तो एटलीस्ट ये वाला, ये जो बेसिक गुड्स पर कम टैक्स लगना और ये दर्शा देना कि टैक्स का नेचर प्रोग्रेसिव है, ओके, वो तो एटलीस्ट यहाँ पर हमको खारिज होता हुआ दिखता है। इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, तब जाकर जीएसटी क्लियर हो पाएगा। ओके, और जीएसटी आई मीन जो आप अभी किसी भी इकोनॉमिक डिस्कशन में बैठते होंगे तो जीएसटी एक मुद्दा निकल कर आता है, तो उस जीएसटी के मुद्दे को समझने के लिए ये सब चीज़ समझना ज़रूरी है। और ये भी समझना ज़रूरी है कि भारत के टैक्स के नेचर में ज़्यादा हिस्सा डायरेक्ट का होना चाहिए या ज़्यादा हिस्सा इनडायरेक्ट का होना चाहिए। आई मीन इट्स प्योरली ऑन यू। आई मीन आप समझ सकते हैं, डिस्कशन के बाद हो सकता है ये क्लियर होगा कि किसका आई मीन सेक्शन ज़्यादा होना चाहिए। खैर, और क्यों नहीं है ये भी क्लियर हो पाएगा। इनफैक्ट हम लोग अभी तो टैक्स के नेचर को देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग सीखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई मीन गवर्नमेंट फेस करती है और क्या आई मीन टू से व्हाट वाज द बेसिक रीज़न कि जीएसटी को लाना पड़ा। ओके, वैट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, या वैट से पहले जो टैक्सेस थे उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, या फिर सेंटर का एक्साइज ड्यूटी और सेंटर का कह सकते हो लेट अस सपोज सर्विस टैक्स और स्टेट का सेल्स टैक्स कैसे एक दूसरे के साथ आई मीन टू से कोप अप नहीं कर पा रहा था। वो सब प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे जीएसटी के बेनिफिट्स को भी समझने का। ओके, लेकिन वी आर हियर टू आई मीन गिव अ नॉन बायस्ड ओपिनियन अबाउट द थिंग्स। ओके, तो उसके लिए हम लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस भी समझना पड़ेगा, आई मीन डिस्क्रिपेंसीज भी समझना पड़ेगा, और हम लोगों को उसका पॉजिटिवनेस भी समझना पड़ेगा। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दैट मीन्स आप बेसिक गुड्स को तो यहाँ पर खारिज कर सकते हो। खैर, अब आते हैं लग्जरी गुड्स पर। तो ये ज़रा बता दो आप कि लग्जरी गुड्स में कंजम्पशन ज़्यादा होता किसका है। तो अभी जैसा हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि 5 स्टार होटल में पुअर तो रहता नहीं है। ओके, एक
डायमंड स्टडेड पेन पुअर तो खरीदता नहीं है। ओके, तो फिर उसको कंपेयर करने का यहाँ पर कोई बात ही नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपैरिजन तब होता है जब दो लोग एक ही वस्तु को खरीद रहे हो। ओके, हम लोग यहाँ पर प्रोग्रेसिविटी या फिर रिग्रेसिविटी को तब देखेंगे जब दो लोग की तुलना हो और दोनों एक ही वस्तु को खरीदे। मतलब लग्जरी गुड्स में अगर हम लोग बात कर लें तो होटल्स, ओके, डायमंड, लग्जरी कार्स, फाइन, ये सब कंज्यूम रिच करते हैं। ओके, अब रिच कंज्यूम करते हैं मतलब यहाँ पर कंपैरिजन की बात नहीं हो रही, क्योंकि ये सारे वस्तु जो है, लग्जरी गुड्स जो हैं, वो पुअर के कंजम्पशन का हिस्सा है ही नहीं। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। अब हम लोग एक फाइनल डिस्कशन पर आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये भी इनडायरेक्ट टैक्सेस के आई मीन टू से प्रोग्रेसिविटी या रिग्रेसिविटी को समझने के लिए अब कह सकते हो बेहतर है। अब हम लोग कंजम्पशन पर आते हैं एंड एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम देखते हैं। अब हम लोग कंजम्पशन पर आते हैं और कोशिश करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम देखें। कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल से समझने का। ओके, मान लो सरकार कहती है कि आप रिच हो, आप ज़्यादा टैक्स दो, 30% टैक्स दो। ओके, लेट अस अज्यूम। और पुअर को कहती है, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं, ओके, आप 10% टैक्स दो। अज्यूम कर लेते हैं, हम ये कहते हैं कि दो सेक्शन है आपके। बेसिकली हम लोग इनकम पर ही तो प्रोग्रेसिविटी और रिग्रेसिविटी को दर्शा पाएंगे। ओके, तो हम ये कहते हैं कि चलो एक 30% टैक्स देगा और एक पुअर 10% टैक्स देगा। ओके, और इसको कम कर देते हैं, क्योंकि ये इनकम टैक्स नहीं है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, बोलते हो तुम 5% टैक्स दो। ठीक है, अब कंजम्पशन में आप जब देखोगे तो एक रिच आई डोंट थिंक कि अपना फुल इनकम को कंज्यूम कर लेता है। ओके, आई मीन टू से अगर वो रिच है तो वो अपना पूरा का पूरा इनकम वस्तु खरीदने में नहीं कंज्यूम करता है। ओके, मतलब वो उसका सेविंग वाला पार्ट ज़्यादा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 10% ऑफ इनकम खर्च कर रहा है ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब ऑन गुड्स। ओके, ये पुअर की बात हो गई और पुअर को कहा गया है 5% टैक्स देना। कोशिश करना आप इस बात को समझने का। हम ये कह रहे हैं कि 10% इनकम ही वो खर्च कर पा रहा है। ओके, खर्च कर पा रहा है और 30% उस पर टैक्स है। तो जरा आप कैलकुलेट करके देखो, 30% ऑफ 10%। ओके, बट ऑब्वियस है ये इनकम की बात हो रही है। ओके, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3/100 मतलब ये तो 3% ऑफ इनकम हो गया। मतलब सरकार ने टैक्स तो 30% का लगाया, लेकिन वो अपने इनकम का केवल 3% ही इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में दे रहा है। और पुअर, आई डोंट थिंक कि if you are a poor, in fact if you are a middle class, belong to a middle class family even, then also महीने के अंत तक आपका पूरा का पूरा पैसा खर्च हो जाता है। मतलब आप अगर 5% ही टैक्स दे रहे हो और पूरा इनकम आप एक्सपेंड कर देते हो, खर्च कर देते हो, मतलब आपने कहीं ना कहीं टैक्स के रूप में 5% खर्च किया, पूरा का पूरा इनकम 5% ऑफ इनकम। तो ये भी थोड़ा सा आई मीन टू से इस डिस्कशन को थोड़ा आई मीन चेंज कर देता है। जो हम लोग यहाँ पर देखे थे कि टैक्स का नेचर प्रोग्रेसिव है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है हमको कि एज अ कंजम्पशन अगर हम लोग देखें, एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम देखें, तो एक रिच 3% इनकम अपना खर्च कर रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस पे और पुअर 5% कर रहा है। मतलब ये रिग्रेसिव है। इसलिए कहा जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में यू कैन नॉट बी 100% क्लियर। देयर आर नंबर ऑफ आई मीन इकोनॉमिक
कंसेप्ट्स जिसके हिसाब से आपको दिखता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का नेचर कुछ हद तक प्रोग्रेसिव होता है और कुछ हद तक रिग्रेसिव होता है। यू कैन नॉट बी 100% श्योर अबाउट दिस। खैर, टैक्स के रेट्स को लेकर हमेशा से कंट्रोवर्सी रहा है कि टैक्स के रेट को रखा कितना जाए। ओके, आई मीन ये 5% होगा, 10% होगा, 20% होगा, 28% होगा, या अगर हम लोग लेट 70s की बात कर लें, लेट 70s की बात कर लें तो एक समय तो ऐसा था जब टैक्स का रेट 97.5 था। यू ऑल विल बी वेरी सरप्राइज टू 97.5%। ओके, आप वो जब मोरारजी देसाई वाली गवर्नमेंट आई थी और इंदिरा गांधी वाली गवर्नमेंट आई थी वो इमरजेंसी के आसपास, ओके, तो उस वक्त 92.5, 97.5 इतना रेट ऑफ टैक्सेस हुआ करता था भारत में। खैर, प्रायर टू एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो 1991 में हुआ, 1991 के रिफॉर्म्स से पहले टैक्स का आई मीन रेट्स बहुत हाई हुआ करता था। ओके, देयर वर नंबर ऑफ रीजंस फॉर दैट। हम लोग देखेंगे उस बात को, कोशिश करेंगे समझने का। इनफैक्ट कस्टम ड्यूटी का भी रेट्स बहुत हाई हुआ करता था क्योंकि इकोनॉमी उस वक्त हमारी क्लोज थी। रिफॉर्म्स के बाद जब हमने अपनी इकोनॉमी को खोला, ओके, तब जाकर हम लोग टैक्स के स्ट्रक्चर में बहुत सारा बदलाव किए। ओके, और जैसा हम लोग थोड़ी देर पहले भी बात किए थे कि रिफॉर्म्स के बाद ही आपका सर्विस सेक्टर का योगदान, कंट्रीब्यूशन आपके जीडीपी में बढ़ने लगा और इसके वजह से फिर सर्विस टैक्स इंक्लूड किया गया। खैर, तो बात हम लोग ये कर रहे थे कि रेट्स ऑफ टैक्स, आई मीन क्या दर होना चाहिए टैक्स का, ये हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। ओके, इस पर एक बड़ा अच्छा ग्राफ प्रेजेंट किया था आर्थर लैफर ने, और इसको लैफर्स कर्व कहते हैं। ओके, यहां कहा जाता है कि टैक्स का रेट और टैक्स के द्वारा कलेक्ट किया गया रेवेन्यू, बट ऑब्वियसली ये कलेक्शन की बात हो रही है। अगर आप ग्राफ बनाओगे, ओके, दिस इज वैलिड फॉर एनी ऑफ द टैक्स। ओके, तो टैक्स का रेवेन्यू और टैक्स के रेट पर अगर आप कोई ग्राफ बनाओगे तो यू वुड फाइंड द नेचर ऑफ ग्राफ लाइक दिस। ओके, अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि आप अगर टैक्स का रेट बहुत कम रखोगे, ये कम हुआ इस पॉइंट पे, तो टैक्स का कलेक्शन कम होगा। थोड़ा बढ़ाए, टैक्स का कलेक्शन बढ़ा, थोड़ा बढ़ाए, टैक्स का कलेक्शन बढ़ा, थोड़ा और बढ़ाए, टैक्स का कलेक्शन बढ़ा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आने पर मैक्सिमम कलेक्शन होता है और इसको कहते हैं ऑप्टिमम रेट ऑफ टैक्स। ओके, मतलब ये टैक्स के दर की ऑप्टिमम लेवल है। इसके बाद अगर आप रेट बढ़ा दोगे तो कलेक्शन बढ़ेगा नहीं, कलेक्शन कमने लगेगा। ओके, मतलब एक पर्टिकुलर रेट तक टैक्स देना ठीक है, टैक्स रेट टाइम इन अगर रखते हो आप तो टैक्स का कलेक्शन आएगा। अगर रेट्स आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो तो फिर देर आर मल्टीपल रीजंस, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से टैक्स इवेजन किया जाता है और किस तरीके से टैक्स इवेजन हो रहा है एटलीस्ट इन इंडिया। ओके, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे, एक डिटेल्ड सेशन होगा उस पर भी। ओके, खैर, इसका अर्थ ये हुआ कि टैक्स के रेट को एक ऑप्टिमम लेवल पर होना चाहिए। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन प्रो क्वेश्चन कि लैफर कर्व, ये कर्व को कहा जाता है लैफर कर्व। दिस इज अ लैफर कर्व। ओके, तो लैफर कर्व बेसिकली टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू, ओके, इसको दर्शाता है। या आपसे एग्जाम में लैफर कर्व ऑप्टिमम टैक्स रेट को भी दर्शाता है। ओके, या लैफर कर्व टैक्स कलेक्शन को दर्शाता है। ऑप्शन कुछ भी मिल सकता है। आई होप टैक्स से रिलेटेड कोई इशू रहे और लैफर कर्व आपके क्वेश्चन में दिया रहे तो आई होप अब आप कनेक्ट कर पाओगे। ओके, जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। फाइन,
आपकी 1991 से पहले majority of the taxes, okay, that means you may say 2/3 of the total taxes जो टैक्स इम्पोज किया जाता था वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करता था भारत में। ओके, धीरे धीरे हम लोग स्विच किए हैं और अभी जैसे अगर जीएसटी की बात की जाए तो 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन सबस्यूम्ड टू बिकम अ जीएसटी। ओके, जीएसटी बनाने में 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक साथ मिला दिया गया है। आई होप इसके इम्प्लीकेशन को हम लोग समझ पाएंगे। जस्ट टेक अ लुक।